आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 35 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और यही 35 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये 35 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया हुआ है तो अब और आपको इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने इस 35 क्वेश्चंस में हर एक चीज़ को कवर किया है। सो मैं एक एक करके अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप नंबर 1 देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे क्लियरली, टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सो आपसे पूछा जाएगा टिस्को का फुल फॉर्म, वहां पर 4 ऑप्शंस भी दिए रहेंगे एमसीक्यू में। सो आपको बताना है टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 2, द टर्म एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज मोर देन इट्स इंपोर्ट। जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट उस कंट्री के इंपोर्ट से ज्यादा होता है, तो जितना बैलेंस ज्यादा होता है उसी को एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। नंबर 3, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत ही आसान है, हम लोग क्लास 9 और 10 से ही जानते हैं। नंबर 4, इन द ईयर 1881 द फर्स्ट सेंसस डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। सो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में पहला सेंसस डेटा कब कलेक्ट किया गया था, तो आप बताएंगे 1881। और मैं बता दूं कि सेंसस डेटा हम हमेशा 10 ईयर मतलब 10 ईयर के इंटरवल पे कलेक्ट किया जा सकता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ईयर के इंटरवल पे सेंसस डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो आप बताएंगे 10 ईयर्स। एंड नंबर 5 आप देख पा रहे होगे इस वाले पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1850। सो आप याद रखेंगे कि इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1850। Number 6, 75% of population depended directly और indirectly on agriculture at the time of independence। आप याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम in 1947 या फिर ड्यूरिंग 1947 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे। नंबर 7, टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। टिस्को मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुआ था पहली बार 1907 में। एंड मैं ये बता दूं कि ये इनकॉर्पोरेट हुआ था जमशेदपुर में, जो कि तब बिहार में था एंड अभी झारखंड का वो पार्ट है। नंबर 8, द टर्म इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब कितने बच्चों का डेथ हो गया बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। Number 9, occupational structure refers to relative distribution of a country's workforce among various sectors of economic activity। So occupational structure आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि occupational structure का मतलब होता है कि जो टोटल वर्कफोर्स है एक कंट्री का, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में कैसे डिवाइड किया गया है। नंबर 10, सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेंसस इंडिया में हर 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है। नंबर 11, रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये 1947 का बात हो रहा है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम था एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तब टेक्नोलॉजी उतना अपग्रेड नहीं था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जा रहे थे। नंबर 12, 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। एक्चुअली इसको डेमोग्राफिकल डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि 1921 से पहले इंडिया का बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट ये सब एक जैसा था एंड 1921 के बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब एकदम सा बदल गया है। सो 1921 से ही ये चेंजेस किया गया है, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं या फिर ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं। नंबर 13, द टर्म कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट। सो कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग नहीं करना, खुद के लिए फार्मिंग नहीं करना, बट क्रॉप को मार्केट में सेल करने के लिए फार्मिंग करना, इसी को कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड नंबर 14, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा इकोनॉमी था, आप बताएंगे कि वो बैकवर्ड इकोनॉमी था।
नंबर 15 ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली वो ऑफ होगा वहाँ वो छूट गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। सो 1869 में जो सुएज कैनल एक ओपन किया गया था उससे एक डायरेक्ट रूट एक एस्टैब्लिश हो गया था इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। नंबर 16 लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विच वाज 72% वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। किसी किसी बुक में ये 72, 73, 74, 75 तक आपको नजर आएगा। सो आप अगर 72 से 75 तक बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो वो करेक्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स था, वर्कफोर्स का जो सबसे बड़ा पार्ट था 72% ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज द प्राइमरी सेक्टर में एंड प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेनली एग्रीकल्चर में। नंबर 17 द मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लाया था, मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो डिक्लाइन किया था, सो इस डिक्लाइन करने के पीछे दो ही रीजन था। नंबर 1 टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, ताकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश का इंडस्ट्री था उसके जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट था उस रॉ मटेरियल को इंडिया से लिया जा सके। नंबर 2 टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हाई रेट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का दो रीजन था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लाने के पीछे। पहला, ताकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले पाए चीप रेट पे, एंड दूसरा वो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में बना हुआ मैन्युफैक्चर गुड्स को इंडियन मार्केट में सेल कर पाए एट हाई रेट। नंबर 18 जूट इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्टीशन से पहले जूट के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह एरिया था वो मेनली पाकिस्तान में था, बट वो पार्टीशन के बाद जूट का जितना भी रॉ मटेरियल वाला एरिया था वो सब पाकिस्तान में चला गया था। सो जितने भी जूट इंडस्ट्रीज थे मेनली वेस्ट बंगाल में, पार्टीशन के बाद उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स। नंबर 19 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपसे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देके पूछा जाए कि कौन से इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था ब्रिटिश रूल के वक्त, तो आप बताएंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। नंबर 20 द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सुएज कैनल ओपन किया गया था जिससे इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में एक डायरेक्ट रूट एस्टैब्लिश हो गया था, एंड अब शिप्स को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना नहीं पड़ता था। एक बहुत ही इजी एंड डायरेक्ट रूट एक एस्टैब्लिश हो गया था, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए शायद ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। नंबर 21 एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मीन्स 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पार्ट प्राइमरी सेक्टर का था, एंड प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर उस वक्त सबसे मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था एट दैट टाइम। नंबर 22 अगर मैं देखूं तो 1947 द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 0.5%। सो 1947 के वक्त इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ, जो पर कैपिटा इनकम में एवरी ईयर जो देखा जा रहा था वो 0.5 या फिर उससे भी कम था, ये आपको पढ़ना है। 23 में द लिटरेसी रेट एंड द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 16% एंड 7% रेस्पेक्टिवली। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर मैं 1947 का बात करूं, ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट का बात करूं, तो इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट था 16%, जिसमें वुमेन मींस फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% था आउट ऑफ 100। सो अब क्वेश्चन नंबर 24 को अगर मैं देखूं तो मोर्टेलिटी रेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एन इकोनॉमी। आपसे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कौन सा है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोर्टेलिटी रेट किस चीज का इंडिकेटर है, एंड आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वहां पर डेमोग्राफिक को चूज करेंगे जो कि करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 द सोशल इंडिकेटर विच कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज लो लिटरेसी रेट। सो कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त अगर मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल का बात करूं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था डेमोग्राफिक में वो था लो लिटरेसी रेट। इंडिया का लिटरेसी रेट उस वक्त बहुत ही ज्यादा कम था, एंड ये कम होने की वजह से हर जगह इंडिया को सेटबैक होना पड़ा, हर जगह इंडिया को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, चाहे वो इंडस्ट्रीज का बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 में देखा कि इंडिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% था, एंड फीमेल वुमेन लिटरेसी रेट ओनली 7% था। सो एंड क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं देखूं, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन 1757। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में फाउंडेशन, जो ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में फाउंडेशन हुआ वो था बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि
कि फाउट हुआ था 1757 में। ये एकदम फर्स्ट पेज में दिया होगा एनसीईआरटी एंड सारे रेफरेंस बुक में। सो आपको ये भी पढ़ना है, यहाँ से भी आपको एमसीक्यू या फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया का उस वक्त जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, मेनली एक्सपोर्ट, इंडिया का जितने भी एक्सपोर्ट हो रहा था बाकी जितने भी फॉरेन कंट्रीज में 50% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेला ब्रिटेन में हो रहा था। एंड बाकी 50% अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ देख पाएंगे कि चाइना, ईरान, इन सब भी कंट्री में इंडिया का उस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा था, बट 50% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्रिटेन हो रहा था। एंड क्वेश्चन नंबर 28, रेलवेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो है रेलवेज। Number 29, land settlement system was the main reason for stagnation in agricultural sector during British rule। means during British government जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट हो गया था। स्टैगनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एकदम भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। एंड ये सब के पीछे जो रीज़न था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम, ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो टीलर है, पेजेंट है, स्मॉल फार्मर्स है, उनसे लगान या फिर रेंट टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाए और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचे। सो जो गवर्नमेंट ने ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उससे इंडियन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट एकदम भी नज़र नहीं आ रहा था। नंबर 13, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया में 1947 के वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पॉलिसी लाया था, मीन्स जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया गया था तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा था उस वक्त। एंड जो गुड्स इंडिया पहले खुद प्रोड्यूस करके फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता था उन सब गुड्स को भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। सो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का 2 इफेक्ट पड़ा हमारे देश में, इंडिया में। पहला तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। नंबर 31, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमॉन्ग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। मीन्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का ये डेफिनेशंस है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, उसमें कैसे डिवाइड किया गया है। जो हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चंस में देखा कि 72% जो मेजर जो शेयर था जो कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में था। 32, 1947 द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज लेस देन 2%। मीन्स 1947 ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट था 0.5%। एंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में हम देख रहे हैं कि नेशनल इनकम में जो ग्रोथ रेट था वो 2% और उससे कम ही था इन 1947। क्वेश्चन 33, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि एग्रीकल्चर करना नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर सेलिंग द क्रॉप्स इन द मार्केट। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर। सो कमर्शियलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन मेनली फूड क्रॉप्स बहुत कम प्रोड्यूस किया जा रहा था उस वक्त। एंड कैश क्रॉप मीन्स कॉटन, जूट, इन सब के प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब किया गया। एंड 34, पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम। सो किसी भी कंट्री का पर पर्सन इनकम अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है, उस कंट्री का टोटल नेशनल इनकम को हमको डिवाइड करना होगा टोटल पॉपुलेशन से। सो पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। किसी भी पीरियड का, किसी भी ईयर का, किसी भी एकेडमिक ईयर का, किसी भी फिनेंशियल ईयर का, अगर मुझे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना है तो मैं टोटल नेशनल इनकम को उस ईयर के डिवाइड करूंगा उस ईयर के टोटल पॉपुलेशन से। एंड लास्ट क्वेश्चन 35, द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर एंड टीलर ऑफ द सॉइल इज नोन एज जमींदारी सिस्टम। जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 29 में बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक स्टार्ट किया था जिसमें जमींदारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, 3 सिस्टम लगाए गए थे लगान कलेक्ट करने के लिए। सो ये जो जमींदारी सिस्टम था उससे एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओनर एंड टीलर के बीच।